सर ये तो लिखा दिया था ना मेड इन स्काई, ये स्काई में बनता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर शावर, जस्ट आफ्टर रेन, कब बनेगा? हेलो, आप कौन हैं? अच्छा ठीक है, एक अलग ही मैसेज कर रहा है सर, आई विल नॉट बी अटेंडिंग क्लासेस, लाइक ना ऑनलाइन ना नॉर्मल, करूँगा ही नहीं, लाइक ये तो बहुत अच्छी no. Rainbow is a natural phenomena made in sky just after raining. Just after raining. And when sun is shining. It is a spectrum या फिर बैंड ऑफ 7 कलर्स appears semi circular to observer. कैसा दिखाई पड़ता है? appears semi circular to observer. ये तो डेफिनेशन हो गई रेनबो की कि एक नेचुरल फिनोमिना है जो स्काई में बनता है, ठीक है। सो इन दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर acts as millions of prisms which disperse white sunlight into its component colors. वो उसको into its component colors. So just after showering, the condition of rainbow formation is that sun should be behind observer when it is raining or just after showering. कई बार ऐसा भी होता है बारिश भी हो रही होती है और कहीं पर धूप भी होती है, तब भी हो जाता है. So condition of rainbow, so which disperse white sunlight into its components colors, जो वो उसके घटक रंगों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है. कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज व्हेन इट इज रेनिंग, व्हेन इट इज रेनिंग, या तो बारिश हो रही हो और just after raining, and sun is behind observer. Rainbow formation involves 2 reflection and 1 dispersion. देखो क्या क्या होता है, 1 dispersion, 1 total internal reflection and 1 refraction. It involves कौन कौन से लाइट कलर, 1 dispersion, 1 total internal reflection and 1 reflection. It is formed, ठीक है, at an angular range of
of elevation 40 degree to 42.5 degree from horizon, यानी क्षितिज से इतने एंगल पर बनता है। नाउ वी विल सी, अंडरस्टैंड इट विद द डायग्राम एज शोन इन योर बुक। तो अगर सनलाइट इस पर गिर रही है तो PIR क्या है? एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और वन रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सो इन दिस जो वॉयलेट कलर है is lowermost and red color is uppermost। So 1 TIR वाला प्राइमरी रेनबो है। हाँ, consisting of 7 colors with you। From violet to red। हमने सेकेंडरी रेनबो से खास मतलब नहीं, एक दो लाइन दिखा देंगे। ये देखो, तो हमारे ये लाइट पड़ी तो सबसे पहले डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन में हमें ये बात मालूम है कि जो वॉयलेट लाइट है वो ज़्यादा टर्न करेगी और रेड लाइट कम टर्न करेगी, इट सफर्स लेस बेंडिंग। तो ऐसा ही आप अपनी बुक में भी देखें। तो हम ये देखेंगे कि पहले बात तो है कि टर्निंग दिखा दें, बेंडिंग दोनों की, वॉयलेट की दिखा दी और ये रेड की दिखा दें। अब इसके बाद जो रेड है वो अपने रास्ते आ जाएगा और वॉयलेट भी चलाएगा। ये वॉयलेट है और फिर दोनों का, ये दोनों नीचे आएंगे तो दोनों के नीचे आने पर इसको बेंडिंग दिखाई गई है ऐसे। इसमें कुछ रूल नहीं है, बस ऐसे कर दिया गया। और यही ऑब्जर्वर है तो उसको दोनों कलर दिख जा रहे हैं। तो ये 40 डिग्री है और ये 42.5 डिग्री, इस तरीके से ये अर्थ। तो ऐसे ही आपको दिखा दो। बाकी जो 12th की NCERT की बुक है और जो हमारे पास रखी है उन सब में असली रेनबो फॉर्मेशन दिखाया गया है। बट दैट वी विल लेटर ऑन स्टडी। हो सकता है जो राइटर है वो अभी से ज़्यादा चीज़ें ना बताना चाहता, उसका क्या इंटेंशन था। अभी ज़्यादा एंगुलर रेंज ऑफ एलिवेशन मतलब किस रेंज ऑफ एलिवेशन। रेनबो कौन सा टॉपिक है आई के साथ? कोई बात नहीं। इसमें फर्क है, देखो इस वाले में दिखा दें, इस बुक में सही है। उठाने के लिए बस थोड़ा सा खाना पीना पड़ता है। That's 73। ये डिक्शनरी है ना पीछे वर्ड्स के अंदर।
जो वर्ड देखना है वो देख लो, रेनबो फॉर्मेशन। बहुत स्पेस में 12, 86, 87, ये तुम्हारे पिक्चर के हिसाब से है। इसीलिए एनसीईआरटी का है। हाँ, डिफरेंस बता दो उसमें तो चलो जैसे हमने तुमको बता दिया वही है, ठीक है। इसमें कहाँ पर वही होगा। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ है। मैंने भी नहीं किया। ये सो रेनबो फॉर्मेशन हमने आपको ये दिखा दिया है कि दो लाइट ऐसे आ रही है और इस तरीके से बन रहा है, और फिर सेकेंडरी और प्राइमरी का अलग अलग है। तो वो एक ही ड्रॉप में नहीं बनेगा। क्या एक ड्रॉप में किसी को दिखा दो, वो देखो वो एक ड्रॉप रेनबो है, वही है रेनबो। दिख तो रहा है। एक ही ड्रॉप में बहुत सारी ड्रॉप होंगी, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो इसमें क्या है, 40.8 to 42.8 है, और बाकी 50 से 50 और रेस्ट वर्ब वी आर वी से नीचे सुन लो। सर लेकिन मैंने नहीं दिखाया सर, मैंने नहीं। सर हमारे बुक में भी सर, हमारे बुक में भी जोड़ा नहीं है, मतलब एंड में बस ये देखो ये प्राइमरी रेनबो है 40 डिग्री पे, 42 डिग्री पे, 54 सही है। अभी हम आपको दिखा देंगे। तो ये रेनबो फॉर्मेशन हो गया, यही आपको डायग्राम बना। रेनबो है वो 50 वाला है। प्राइमरी में 40 सबसे नीचे से शुरू करो, 40 पे जाएगी रेनबो दिख जाएगा। तो 40 to 42 तक, और फिर क्या है 50 से 54 तक सेकेंडरी रेनबो भी होगा। अब ये देखो तो यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉपलेट होगी, एक से तो नहीं बन सकता है ना, बहुत सारी रेन ड्रॉपलेट चाहिए होंगी नहीं। तो ये मैंने स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऐसे करके दिखा दी है, तो उससे वही बनाना है। बस ये आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है। बस हम ये इसमें ज़्यादा तो नहीं है, सेकेंडरी में क्या होगा आरबी। चलो अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर में आपने देखा, तो एटमॉस्फेयर में आपको इस तरीके का रेनबो मिलेगा ये, और फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे बाहर क्या मिलेगा, ये बता रहा हूँ। V से लेके R तक एक रेनबो मिला चटक रंगों में, और फिर इसके बाद जो दूसरा रेनबो मिला वो हल्के रंगों में मिलेगा, क्योंकि उसमें 2 to IR है। ये पोर्शन पे नंबर 1 पोजीशन पे क्या हो रहा है, दैट इज डिस्पर्सन। सेकंड पोजीशन पर क्या हो रहा है, TIR। थर्ड पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। सो दिस सफर्स 1 dispersion, 1 total internal reflection and 1 reflection। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर ये देखने वाला है ऑब्जर्वर, तो वो 40.8 डिग्री से 42.8 डिग्री ऐसा लिखा है बुक में, और फिर 50 और आंख उठा दें तो 50.4 डिग्री, और फिर और आंख उठा लें तो फिर क्या होगा, तो दैट इज 54
डिग्री पर। तो ये सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो। और ये क्या है बोलो? प्राइमरी रेनबो। अब हम लोग ये दोनों रेनबो वीडियो में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ देखो, सो that is primary and secondary rainbow. According to Vigils, when a sunbeam is being refracted twice and reflected once by the droplet, a primary rainbow will form. If the beam is being refracted twice and reflected twice, a secondary rainbow will form. ये तो दिखाई नहीं रहा पूरा। इस तरीके से देखा है। देखो प्राइम, आप लोग बात करने में ज्यादा ध्यान है, फिर बाद में वो लोग नहीं देखा। तो इस तरीके से आप ये देखो, प्राइमरी रेनबो देखो तो उसमें सबसे नीचे ब्लू है, ऊपर रेड है, लेकिन उसके बाद फिर रेड से ब्लू आया है। ठीक है, सो दीज आर सिंगल रेनबो तो आप लोग जानते ही हो। तो ये सेकेंडरी रेनबो दिखा रहे हैं। कभी सिंगल रेनबो बनता है, ऐसे कभी कभी नहीं है, बनेंगे दोनों ही, लेकिन हम जितना देख पाए। दूसरा इतना हल्का होगा कि हमारी नजर उस पर जाती नहीं है, तो इसलिए हम प्राइमरी रेनबो देखकर ही आप संतुष्ट जो हो। बताया जैसा कि आपने पूरे सर्कल में रेनबो देखा है, सर्कल ऊपर से देखने से हाँ, दिखाई तो पड़ेगा। आपने दोनों देखे हैं उस वक्त? हमें अभी खुद भी याद नहीं। हम लोग भी मेनली वही रेनबो देखते हैं जो मुख्य होता है। ये देखो, दो रेनबो दिख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दोनों रेनबो दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखो। फिर बाद में जब से हमने ध्यान दिया तो मैं खुद भी दूसरे रेनबो पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, पहले भी नहीं देता। ठीक है, मैंने तो ढंग के कलर वाला रेनबो देखा है। सो वाटर रेनबो फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाता है। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, आप एक्चुअल रेनबो देखो। रेनबो फॉर्मेशन देखो, ये भी नकली दिखा, ऐसे बता नहीं। फिर चलो, ये न्यूटन रिंग देख लो, ये सही है। मुझे वो जी वाला फोल्ड जी। चलो, These two issues are connected. New Sensodyne sensitivity and gum is a dual action toothpaste. It provides daily sensitivity protection as well as improves gum health. Sensodyne sensitivity and gum. ये देखो, अलग तरीके से। तो हमें कैसा कलर दिख रहा है? क्योंकि आपने सुना होगा जो व्हाइट कलर है। ये देखो, वाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। क्या दिख रहा है? ओए 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 ओए, यार भाई आँखों से देखा ही नहीं रहा इसको। बहुत अजीब लग रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। देखो, कैमरा जो होता है वो अलग तरीके से काम करता है, तो मुझे नहीं पता आपको ये कैसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि इसको देखते ही यार सब चकराने सा लगता है कि कौन सा कलर है, हम कुछ भी जज नहीं कर पाए। ये जो है कुछ ग्रे सा कलर दिख रहा है। एक बार कैमरा की स्क्रीन रोटेट कर लें, बताऊं यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है, और बाकी ग्रे आ रहा है। वो पट्टी कहीं नहीं है, वो चीज जो है सिर्फ और सिर्फ कैमरा में विजिबल है। और गाइस क्या बात है, यहाँ पर जो है ग्रे बड़े घूमते और कोई कलर नहीं दिख रहा। रोकता हूँ मैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ है,
ले रहा है, तो मैं वो दिखाने की कोशिश अलवाइज प्रिज्म के ऊपर। और आप लोग देखना, कहने का मतलब ये है कि ब्लैक से लेकर व्हाइट तक जितने कलर्स आते हैं वो सारे के सारे व्हाइट की ही शेड होती है। आप कंफ्यूज हो गए, व्हाइट होता है उसी दिखा में नहीं पाया ना। आप कंफ्यूज होते हैं। और आपको इस चीज का डेमो दिखाते हैं, ये इसका कलर कुछ भी चेंज तो कि व्हाइट ही है, ठीक है। ये मेरा फोन है रेनबो और तो मेरे आपने फोन में देख लिया ना। फिलहाल आप लोग देख सकते हो, आपको व्हाइट कलर ये है, ये देखो। Stupid Rain, अब ये why can't you कार से rain जा at रहा a है। time where I'm ये not देखो। trying to do things? Come on, Mother Nature, you know better than that. Sometimes rain can ruin plans for a day, as we all know. In this case for me, it ruined a chance to film some videos in Michigan's Upper Peninsula while I was there. I had spent time, money, and energy to come up here, and even though rain might cause an inconvenience and some frustration at times, it can also be beautiful. When I parked my car in an attempt to wait out some of the rain, I happened to ऐसे ही है capture कि आपको this दिख rainbow. जाएगा, चलते चलते दिख जाता है, रेन में दिख जाता है, ठीक है। और तो बाकी ऐसे चल। नाउ वी हैव सीन रेनबो फॉर्मेशन, और इतना ही आपको लिखना है जितना लिख दिया है, और यही बनाना है। कभी इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे ज्यादा क्या पूछोगे सर? क्या बोला सर ने, क्या क्या पूछेगा? इससे ज्यादा क्या? जितना लिखा है, व्हाट इज रेनबो, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, व्हाट आर द फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इट। कौन सा वाला? अरे सर टेस्ट नहीं ले रहे। मतलब जब भी कोई पूछेगा ना, कोई मनुष्य आपसे पूछ ले, कभी लिखा है बोलते तो दिखते ठीक है। नाउ अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि सुनो, ध्यान दो। So our atmosphere is multi-layered. जो डेंसर एयर है वो नीचे है, और जो लाइटर एयर है वो ऊपर है। तो हमारा एटमॉस्फेयर इस तरीके से है कि जो H2 है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी 2U मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरीके से जो हीलियम है वो 4U है, उसके नीचे ऑक्सीजन आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी, 28U, और ऑक्सीजन कितना है 32U और CO2 क्या है 40 44U। किसी चीज पर आप कार्बन डाइऑक्साइड क्यों स्प्रे करते हो? जिससे कि ऑक्सीजन नीचे आ ये नीचे बैठ जाती है और उसको supply स्मूदरिंग कर देती है। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब आप CO2 स्प्रे करोगे, भारी है, तो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगी और CO2 और ऑक्सीजन ऊपर हो जाएगी। व्हेन इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसे स्मूदरिंग कहा जाता है। देन द वो जो भी ये तीन चीजें चाहिए होती हैं आग जलने के, उसमें एक ऑक्सीजन भी है, बुझ जाएगी। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर किस तरीके का बताइए? इट इज मल्टी लेयर्ड एंड कंटिन्यूअसली वेवरिंग। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंशियल टेम्परेचर है, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है तो कहीं कम टेम्परेचर है, और इस वजह से क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। मान लो कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या? मान लीजिए जैसे हम ये बात करें आपसे कि ये है इंडिया, और यहाँ पर, ठीक है, ये छोटा नागपुर का एरिया है, ये मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू। अच्छा, यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस एंड अबव टेम्परेचर पहुँच जाता है। कब पहुँच जाता है? मई में, जून में। तो अब जब यहाँ पर इतना टेम्परेचर पहुँच गया तो इतनी ज़्यादा गर्म ज़मीन हो गई कि वो उसकी एयर एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड होकर ऊपर उठी। गर्म हवा ऊपर उठती है कि नहीं, और ठंडी हवा क्या होती है? नीचे आती है। तो जब एयर है वो एक्सपेंड हुई तो वहाँ क्या लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है तो यहाँ से जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर से वाटर लेडन क्लाउड्स चलते हैं उसको भरने के लिए।
और 2 महीने तक चलते रहते हैं। चलते चलते यहाँ पर 1 जून को मुंबई में मालाबार हिल के पास झमाझम बारिश करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर है। सो आवर एटमॉस्फेयर इज एवर चेंजिंग, इट इज डायनामिक। ये कैसा है? डायनामिक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। द लेयर्स आर हॉरिजेंटली, जो एयर की लेयर्स हैं वो साथ ही साथ नीचे से ऊपर भी चल रही हैं और ऐसे भी चल रही हैं, मतलब वर्टिकली भी चल रही हैं। वर्टिकल, जब नीचे गर्म हवा होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आएगी। इस तरीके से कन्वेक्शन, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। जो बिना एयर के मीडियम के चल रही, जैसे सन से लाइट आई, उसे क्या कहेंगे? रेडिएशन। पानी है तो पानी में क्या होगा कि अगर नीचे गर्म पानी करोगे, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे जाएगा। जो मटेरियल के ट्रांसफर से चले उसको कहते हैं कन्वेक्शन। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो भी फ्लूइड है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होते हैं। क्या एयर एक फ्लूइड है? जैसे वाटर एक फ्लूइड है, तो क्या एयर भी एक फ्लूइड है? तो गर्म हवा ऊपर जाती, ठंडी नीचे आ जाती है। और कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब यहाँ गर्म करो, इलेक्ट्रॉन हिल हिल के टकरा के दूसरे को एनर्जी दे दें। तो यहाँ अगर रॉड, आयरन रॉड गर्म की जाती है तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो टकरा के यहाँ पे फिर पकड़ो तो गर्म हो लगता है। तो बिना चले, मीडियम चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन चले और मटेरियल ना चले। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 प्रकार से थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा का चालन होता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? देखो, आवर एटमॉस्फेयर इज डायनामिक, इज डायनामिक, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? एंड वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब आप लोग समझते हो? कभी ऐसा हुआ है कि वो बैसाखी में जो खूब सारी वो चलती है, होली जलती है, तो उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो हिलता डुलता दिखता है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो एयर है वो गर्म हवा चारों तरफ है, वो कहीं जा रही होती है, दूसरी हवा आ रही होती है, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन बदलता रहता है। क्योंकि जब आपकी एयर डेंसिटी बदलेगी तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं बदलेगा? तो वो व्यक्ति हिलता डुलता दिखाई पड़ेगा जो आपके पीछे खड़ा है ना। बोलो। और फिर कभी कभी पानी भी दिखाई देता है, वो भी इसी चीज की वजह से होता है ना, हॉट एयर की वजह से, जब ऊपर नीचे होती है वो तो हम देख लेते हैं। हाँ, वो भी है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आवर एटमॉस्फेयर इज वेवरिंग, यानी हिलता डुलता है। तो हिलते डुलते होने की वजह क्या बताइए? इट इज ड्यू टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड। इसकी वजह से बताओ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। डायनामिक का मतलब है एक है कि स्टैटिक और एक है सक्रिय, चलता फिरता। डायनामिक कोई चीज है और एक रुकी हुई है। तो डायनामिक का क्या मतलब है? कि चल रहा है, एक जगह रुका नहीं है ये। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। और ऐसा क्यों होता है बोलो? ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन। डिफरेंशियल प्रेशर, तो डिफरेंशियल प्रेशर क्यों है? बिकॉज जो सैंड है इट गेट हीटेड अप सून व्हाइल वाटर वो लेट्स हीट अप होता है ना। पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, और जबकि जमीन कितनी जलने लगती है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर की जमीन, आपको पता है ना, एक सी ब्रीज होता है, एक लैंड ब्रीज, छोटी क्लासेस में पढ़ा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में जमीन गर्म होकर हवा उड़ गई तो समुद्र से ठंडी हवा आई, और रात में जमीन खूब ठंडी हो गई और समुद्र गर्म बना रहा। तो जहाँ ठंडक है वहाँ एयर डेंसिटी ज़्यादा है, कि जहाँ गर्मी है वहाँ एयर डेंसिटी ज़्यादा है। तो वहाँ से फिर अब वहाँ से लैंड ब्रीज चली। जो मल्लाह रात को पानी में मछली पकड़ा, बोला कितनी अच्छी हवा आ रही है जमीन से वो, और जो दिन में सी बीच पे बैठा है वो कहेगा समुद्र से अच्छी हवा। वो दोनों ब्रीज चलती है कि नहीं? तो ये तरीके का एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हाउएवर वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। चलिए, तो ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है? सो ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं?
वो बदलते जाते हैं। जैसे ये देखो, ये अर्थ है और अर्थ में बहुत सारी लेयर हैं, तो जो अलग अलग लेयर हैं इसमें बताओ कि ऊपर हवा हल्की है और नीचे भारी है, हैवियर गैसेस नीचे हैं कि नहीं? बहुत थोड़ा सा मत देखो कि रात में तो सब कुछ ठंडा ही हो जाता है, रात ही को तो स्टार देखते हो, तो रात में तो और डेंसरी है, ठंडक ठंडक है कि नहीं, ठंडी हवा नीचे, तो ये रेयरर है। और ये बोलो कैसा मीडियम है? डेंसर। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम अस। यहाँ से यहाँ तक ये 500 किलोमीटर की बेल्ट है, जो भी है, एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, 5 लेयर हैं। तो ये टोटल कंसिस्ट ऑफ 500 किलो। स्टार की लाइट यहाँ आई, तो स्टार की जब ये लाइट यहाँ पर आई तो यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, सीधे आ गई, यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा बताओ, जब मीडियम में आई तो क्या दबने लगेगी? भाई रेयर पे भी दबेगी, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो डेंसरी है, तो दबते दबते ये यहाँ तक इसके पास आ गई, यहाँ भी दबी, यहाँ और दबी, यहाँ और दबी, और इसके बाद और दबी तो है। तो जब दबते दबते आ गई तो इस व्यक्ति को जो यहाँ पर खड़ा है तो उसको क्या लगेगा? लगेगा कि स्टार कहीं इसके पीछे ही है, यहाँ देखेगा। सो स्टार अपीयर्स हायर, हायर भी दिखेगा, और साथ में ये हवा हिल डुल रही है, एंड वेवरिंग, कैसा दिखेगा? यानी वो दिखेगा स्टार हिल डुल रहा है। एट सर्टेन टाइम it receives good amount of light from that star and at other times it receives lesser amount. flickering है ना, अब ये तारे जो हैं हिलते भी हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे कहा गया ना, तो ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो फिर वो कोई नहीं समझ पाया तो बोला टिंडा टिंडा आम के अचार खाओ डंडे मारो ढका, ऐसा बोलने लगा। लेकिन हम लोग को उससे ज्यादा मतलब नहीं है कि अब देखो वो मतलब बेटा बोलता है और माँ समझ नहीं पाती, काव कहे बिटुआ ये टिंडा टिंडा आम के अचार खाओ डंडा मारो ढका, ये तो नीक नहीं लगत बिटुआ, तो नीक सुनावा। विदेशी की भाषा में जब तुम उलट पुलट बोलत हो तो बहुते नीक लागत है। अब ये देखो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब हम क्वेश्चन इसमें लिखने जा रहे हैं कि वाई स्टार्स ट्विंकल। पांच लेयर के नाम लिख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और एक नहीं ओजोन। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फियर आयनोस्फीयर और एक्सोस्फियर। 5 लेयर हो, हमने 4 बनाई, एक और बन जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो 5 लेयर हो जाएंगे। एक्सोस्फियर, अब देखो ट्रोपोस्फियर जो भी होगा 1 से 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पे बादल होंगे, 10 किलोमीटर तक जहाज उड़ते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर 50 तक होगा, ये 10 तक होगा, फिर यहाँ से ये कितने पे होगा? 50 तक होगा, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर मेसोस्फियर 300 किलोमीटर, फिर ये 400 किलोमीटर और ये 500 किलोमीटर। सही है? अब देखो 1 किलोमीटर पे बादल है, 10 किलोमीटर पर जहाज उड़ते हैं, जेट एयर इंजन। हमें इन सबसे मतलब नहीं है। वाई स्टार्स ट्विंकल, वाई स्टार्स ट्विंकल। जिसे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो लिख के आता है इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और सबका आंसर सही है। वाई मून नॉट ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो भी है यही लिखो, ये लाइन पकड़ लो, तुम्हारा आंसर कभी गलती नहीं होगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन सबसे मुख्य है, और ये ना लिखो तो सब गलत है। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये लिख के उसके नीचे खूब डार्क कर देना, ये दिख जाए, फिर तुम चाहे उसमें कितना रोटी में परथन लगाते रहो, सब कुछ नहीं।
वो आटा नहीं लगाया जाता है बना। अब देखो वाई स्टार्स ट्विंकल, देखिए स्टार्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इससे वेरी लेसर अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस टू अस, ठीक है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वेरी फार फ्रॉम अस, we receive very lesser amount of light from that, we receive very lesser amount of light from them due to the wavering nature of our dynamic atmosphere, due to wavering nature of our atmosphere. इससे क्या होगा? At certain times we receive more light and at other times we receive less light. At certain time we receive more light and at other times we receive less light, ठीक है। The position of stars also fluctuates, फ्लक्चुएट का मतलब अदलती बदलती रहती है, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बहाने से लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, नहीं तो बात बगड़ जाएगी। द पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। अगर आप फ्लक्चुएटिंग वर्ड नहीं फेमिलियर हो तो लिख दो कीप ऑन चेंजिंग, नहीं इधर उधर हिलता डुलता भी रहता है। द पोजीशन एक है कि टिमटिमाता है और दूसरा हिलता रहता है। तो द फ्लिकरिंग एंड ट्विंकलिंग, ये जो दोनों का है कि कम ज़्यादा होना अमाउंट, इसको मिला के ट्विंकलिंग कहते हैं। फ्लिकरिंग और कम ज़्यादा होना इसको मिला, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो वेरीज, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग भी लिख सकते हो, जिसे याद रहे तो फ्लक्चुएटिंग लिख देना, फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। Due to atmospheric reflection, the apparent position of a star is above the actual position of a star. ये actual position है, actual star, और ये कैसा है? That is apparent star. So due to refraction, that is apparent position of star, इसका रीजन क्या है? is above the actual star, as atmospheric belts go denser when we move towards लैंड अर्थ। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं सो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस टूवर्ड्स अर्थ। समझ में आया? पहले 1 किलोमीटर में 1.29 डेंसिटी है। एयर की जानते हो कि नहीं जानते हो? कितनी डेंसिटी है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन 1 किलोमीटर के ऊपर ये रह जाती है इसकी ठीक आधी, 0.64 किलोग्राम पर 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में सारी भारी हवा है
तो उसके ऊपर जहाज उड़ते हैं तो उनको ज़्यादा फ्लाइट नहीं मिल पाती, पेलोड ज़्यादा नहीं ले पाते। 1 किलोमीटर में ट्रांसपोर्ट जहाज 1 किलोमीटर के ऊपर ही उड़ते हैं। जेट वाले ज़्यादा उड़ जाते हैं, फ्लेम फेंकते हैं। समझ में आई? तो जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा कहाँ है? 1 किलोमीटर। तो हम फिर भी कहें हैं लास्ट लिमिट नहीं, ऐसा नहीं लास्ट लिमिट, मतलब तुम कभी ऐसा तुमने देखा कि गुब्बारा छोड़ दो तो एक ही जगह जैसे रुक सा गया हो, अब और ऊपर नहीं जा रहा, ऐसा होता है। 26 जनवरी में जब देखोगे तो लगेगा उसी लेवल पर तैर, क्योंकि वो डेंसिटी 1 किलोमीटर के ऊपर जाने पर फिर हल्की हो जाती है, तो उसमें वो चीज़ नहीं रह जाती कि अब और ऊपर जाए, नहीं फ्लोट करने। तो अब हम यहाँ क्या लिखें? above the actual star it is, ये क्यों है वहाँ देख के बोलो। as the optical density of air, ये atmosphere density of air increases towards land, ठीक है ना? as density of air decreases as we move upward, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, we move upward, ऊपर चलने पे घटती है। तो ये रीजन इसके लिए होगा कि क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो मुड़ रहा है ना, जैसे डेंसर 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 और डेंसर, तो मुड़ता ही तो जा रहा है। तो ये नहीं लिखोगे कि नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, ये लिख दो कि ऊपर कम है, उसका ये रीजन लिखना। अलग से एक क्वेश्चन आएगा कि स्टार एबव क्यों दिखाई देता है, और दूसरा पूछा जाता है स्टार ट्विंकल क्यों करता है। सौम्या ट्विंकलिंग के बारे में कुछ बता दो। नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, हम और किसी से पूछ लेंगे, कौन बता देगा? सेकंड लाइन में ड्यू टू वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बुक का वर्ड है, बुक में पढ़ो वेवरिंग नेचर लिखा। बताओ कुछ बता पाओगी? बताओ तो हम ठीक कर देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेवलप है। चलो ये that is a trend star. Okay. Now देखो बताना तो किसी ने किसी को पड़ेगा, बोलो। Stars are point objects which are very far from us. We receive very lesser light from them, and due to the wavering nature of atmosphere, they at certain times we receive more light, and at other time we receive lesser light. So they keep on the position of stars keep on changing due to the reflection of atmosphere. Maybe due to atmospheric reflection. So this combined effect gives us twinkling of, that's why stars twinkle। ये नहीं लिखा क्या? This causes twinkling of stars. This causes twinkling, इतना ही लिखना है। Okay? Stars twinkle but moon does not. अगला क्वेश्चन क्या है? वो आपने प्लेन वाला बताया था, क्या? प्लेन वाले में कि कौन सा होता है? वो नहीं, मतलब अच्छी डेंसिटी हो तो प्लेन खूब सारा ले सकता है, और ऐसे हैं डेंसिटी ज़्यादा अच्छी डेंसिटी होगी तो ज़्यादा आदमी ले जाए, और क्योंकि जो ऊपर और नीचे विंग्स होते हैं ना, उसके ऊपर और नीचे जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसके आधार पर ही वो पेलोड ले जाता है। अच्छा अगला देखो, उनको मत बताओ, पूरी क्लास को बताओ कि अल्टीमेटली यू शुड एक्नॉलेज ऑल ऑफ अस व्हाई मून डज नॉट ट्विंकल। सो स्टार्स ट्विंकल बट मून डज नॉट, ये भी बुक का क्वेश्चन है। Why? Now, देखिए कि star is a point object. Due to wavering nature of atmosphere, due to wavering nature of
atmosphere and the position and amount of light received by star is continuously changing. Position भी change होती है और amount of light so star भी. The position तो बदलेगी ना, position and amount of light. ठीक है, और जब पूरा सेंटेंस बना लो, मान लो कहीं पर भी ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, दिस ऑल अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. ये लिख जरूर देना, नहीं तो बात फेल हो जाएगी. सब कुछ कह दो सेट ही नहीं हो रहा है तो लास्ट में लिख दे और फिर हाईलाइट कर दो. सो द पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर is continuously changing. apparent position of star जो आपने लिखा है, तो मतलब जो apparent star वो जो हमें दिखता है, हाँ, और actual तो एक्चुअल अपनी जगह है तो उससे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि हमें जो आखिरी लाइट मिलती है हम उसी के पीछे सोचते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है. सो इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग या वेरिंग. सो स्टार्स ट्विंकल. अब देखो, मून आर वेरी नियर टू अस. मून तो बहुत पास है ना, 3,84,000 किलोमीटर पर. तो मून से आने जाने में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता लाइट को, लेकिन सन से 500 सेकंड लगता होगा. 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, वो 500 सेकंड होता है. और जो सबसे पास का स्टार है अल्फा सेंचुरी, उससे 4.5 साल लगते हैं. 4.5 साल लाइट चलती तब पहुंचती है. फिर दूर के स्टार की तो छोड़ ही दो, आप समझो कितनी दूर है वो. नहीं तो इस तरीके से सन इज द नियरेस्ट स्टार. अब देखिए, मून इज वेरी नियर टू अस एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए मिलियन ऑफ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसा माना जा सकता है कि वो सिंगल नहीं है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स. सो मून क्या है बताओ, इज नियर टू अस, नियरर. तो वो नियरर देन स्टार है, देन स्टार. सो इट मे बी कंसीडर्ड एज millions of point size luminous objects. सर ऐसे भी आता है ना, why does planet does not हाँ, ऐसा भी आएगा तो वही लिख देना है, बस प्लैनेट लिख देना. ठीक है कि नहीं? तो अब at certain time half of these point objects gives us lesser light while others half gives more light, and at other times the first half gives more light. जब पहले आधे कम देते हैं तो दूसरे आधे ज़्यादा देते हैं, और फिर अगले पल पहले आधे ज़्यादा देने लगते हैं. पहले आधे का मतलब उस पूरे मून में से, मून को तुमने क्या मान लिया बताओ, कलेक्शन ऑफ स्टार्स मान लिया क्या? तो अगर आधे से तुम्हें कम लाइट मिली तो बाकी आधे से तो ज़्यादा मिल जाएगी. तो द टोटल एवरेज वेरिएशन ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ साइज ऑब्जेक्ट इज 0. सर सारे एक साथ ज़्यादा नहीं रहेंगे. सारे हमारे पास आ रहे हैं. आधे से जिस समय कम मिल रही है लाइट, किन्हीं आधों से, ये नहीं कि एक तरफ के आधे, किन्हीं आधों से कम मिल रही तो दूसरे आधों से ज़्यादा मिल रही, और जिस समय पहले आधों से ज़्यादा मिल रही तो दूसरे आधों से कम मिल रही. सो एट सर्टेन टाइम्स फ्यू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स गिव्स अस लेसर लाइट. कभी भी साथ में एक साथ ज़्यादा नहीं देंगे, एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है. किन्हीं के उधर फ्लक्चुएट होगा, किन्हीं का तुम्हारी तरफ होगा. तो तुम हमेशा जब जो एवरेज वेरिएशन है वो 0 है, तो वो बिल्कुल प्लेनेट हमें एक जैसा दिखाई दे. अगर ये पूछे कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, सेम रीजन लिखेंगे ना. क्या प्लैनेट्स यही लिखोगे? तो अब हम देखें कि ऐसा क्यों होता है. तो आपके में लिखा है कि सर ये मून वाला होता है. अभी मून वाला बताते हैं. सो अब जरा देखो, सो दीज आर क्या है,
मिलियंस ऑफ स्टार्स माना जा सकता है एंड एक्सटेंडेड सोर्स, और ये क्या माना जा सकता है, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है. सो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, इन्हें क्या माना गया है बुक में, देखो इट इज लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स. अब आगे देखिए, देखो आगे, एट सर्टेन टाइम half of these point objects, ठीक है, gives us lesser light, तो gives us lesser light, while other half क्या होगी बताओ, other half gives us मोर लाइट. तो आधों ने कम भेजी लेकिन आधों ने ज्यादा भेजी. अब फिर अगले पल क्या होगा, जो पहले आधे कम भेज रहे थे क्या वे ज्यादा भेजने लगे, यही तो फ्लिकरिंग है. जब मान लो जैसे 500 ऊपर पॉइंट है, 500 नीचे, 500 इसमें से ले लो, वो कम भेज रहे हैं, तुम तो ग्रॉस देख रही हो ना मून को, उन्होंने कम भेजी और दूसरे आधों ने ज्यादा भेज दी फ्लिकरिंग की वजह से. फिर अगले पल जो पहले कम भेज रहे थे वो तुम्हें ज्यादा भेजेंगे. फ्लिकरिंग तो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो पहले आधे ज्यादा भेज रहे थे वो कम भेजेंगे. तो इसकी वजह से तुम्हारी आंखों में उतनी ही लाइट होगी. वी कंटिन्यू टू रिसीव सेम अमाउंट ऑफ लाइट. उनमें फ्लक्चुएशन होता हो लेकिन वो झुंड में है ना. तुम्हारा एक बेटा आज 10 रुपए भेज रहा है, दूसरा 1000, वो 1000 भेजेगा, कल वो 10 भेजेगा. तुम्हें क्या जा रहा है, तुमको तो 1010 मिल ही रहे हैं. तुमको क्या करना है, तुम्हारा ग्रुप है ना, 10 बेटे पैदा कर लो, 5 उसमें कभी कम पैसा भेजेंगे तो 5 ज्यादा, फिर कल ये अमीर हो जाएंगे, ये ज्यादा, वो कम. तो बस समझ आई बात नहीं. तो इनके पास इतने सारे हैं, आधे कम जिस समय भेजे तो दूसरे तो ज्यादा पैसा भेज रहे हैं. अब फिर वो बात समझ में आ गई कि नहीं. सो एट सर्टेन टाइम few point objects gives us lesser light while others gives us more. At other times first few gives us more light and while others. इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है. बुक तो एक सिंगल सेंटेंस लिखती है कि the total variation of amount of light entering in our eye from all individual point size source is averaged to be 0. ये सेंटेंस बुक का बहुत फेवरेट है, टीचर के द्वारा भी. हम इसको सरल करके लिखा देते हैं. सर बुक में भी मिलियन पॉइंट्स करके लिखा है क्या? मिलियन पॉइंट्स सब लिखा है, मिलियन पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट्स. अब देखो ये जो बुक का सेंटेंस बहुत अच्छा है. द टोटल वेरिएशन फ्रॉम दीज ऑल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही बिल्कुल लिख देना. देखो इफ वी कंसीडर, अगर हम क्या करें, इफ वी कंसीडर ए प्लैनेट, कंसीडर मून, मून भी लिख सकते हो या प्लैनेट हो तो प्लैनेट लिख सकते हो. मून सैटेलाइट है, सो मून हो या प्लैनेट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट. अगर हम उन्हें ऐसा कंसीडर करें, so the total variation, the total, सभी वेरी कर रहे हैं लेकिन जो टोटल वेरिएशन है entering into our eyes is averaged to 0. सबसे हमें मिल रहे, सब वेरी कर रहे हैं लेकिन कभी कोई ज्यादा कभी कोई ज्यादा, तो वेरिएशन तो नहीं हुआ ना. हमको तो उतना ही पैसा मिला. बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मान लो बहुत सारे स्टार्स हैं, एक साथ झुंड बना लो, तो कुछ ज्यादा चमके तो कुछ कम चमके, तुम्हारी आंखों में वही लाइट है लेकिन दूसरी टाइम पे दूसरे वाले ज्यादा चमकेंगे और कम चाहिए कम चमकेंगे, तो भी उतनी ही लाइट है. ज्यादा ये तो इस- है एक चमका. हाँ, इसलिए सुन लो, क्योंकि ऐसा भी होगा कि वेवरिंग हो रही है, तो वेवरिंग की वजह से उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, यहाँ हो गई. कई बार उसमें क्या होगा कि कुछ लाइट तुम्हारे पास आएगी, सम अमाउंट ऑफ लाइट आएगी. जैसे स्टार में नहीं होता टिम टिम बड़ा छोटा, तो वही चीज़ है कि आप पूरी अमाउंट नहीं रिसीव कर पाओगे. एट सर्टेन टाइम वहाँ से चलेगी लेकिन आपके पास उतनी नहीं पहुँच पाई.
change 0 है, क्योंकि at certain times some are brighter, others are dim. At other times the previous one are dim, others are brighter. सेम लाइट भी तो जो ब्राइटर और डिम है सबका टोटल कलेक्शन वेरिएशन 0 ही है. कभी कोई ब्राइटर है तो दूसरे डिम है. तो जो नेट वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई इज 0. वेरिएशन मतलब चेंज जो चेंज है, क्योंकि तुम्हारे पास तो ब्राइट हो चाहे वो तो मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वो टोटल वेरिएशन 0 तो बिल्कुल ऐसा स्टैटिक दिखेगा, है कि नहीं. वेरिएशन स्टार में अकेला है इंडिविजुअल तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन वही स्टार बहुत सारे एक साथ रख दो तो तुम्हें क्या लगेगा, वो एक जैसा नहीं लगेगा. क्योंकि कभी कोई चमकेगा तो दूसरा नहीं चमकेगा, फिर ये नहीं चमकेगा तो दूसरा चमकेगा. टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, समझ में आया कि नहीं. नहीं इन द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट. सर स्टार्टिंग से समझा दो क्या क्या लिखा है. अभी ये बता देंगे. एंटरिंग अवर आई, वो तो समझ भी नहीं अभी बता रहे हैं. अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स आई सोर्स, सत्य वचन दो. फ्रॉम ऑल द individual point size source, ठीक है, will average out to 0. उसका वेरिएशन एवरेज हो गया 0. ये नहीं कि टोटल लाइट ही 0 है. वेरिएशन विल एवरेज आउट टू 0. सो मून डज नॉट ट्विंकल. नोट करो बात क्यों कर रहे हो ट्विंकल. ये देखो, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है कि ये ज्यादा चमका, ये नहीं चमक पाया, ये ज्यादा चमका, ये नहीं चमक पाया, और ये ज्यादा चमका, ये नहीं चमक पाया. ऐसे हमने इन चारों से अच्छी लाइट पा ली, लेकिन इन चारों से हमको लाइट नहीं मिली, डिम है. लेकिन दूसरे टाइम पे जब हम देखेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि जो ज़्यादा चमक रहे थे उनसे अब हमें कम लाइट मिलेगी, और जो कम चमक रहे थे, यही तो ट्विंकलिंग का हिसाब है ना. तो एट अदर टाइम्स वी विल सी द स्टार विच वाज ट्विंकलिंग मोर विल ट्विंकल लेस, और ये अब ज़्यादा चमकने लगेगा. और जब ये थोड़ा चमकेगा फिर ये भी ज़्यादा चमकने लगेगा, और ये थोड़ा चमकने लगेगा, ये ज़्यादा चमकने लगेगा. जरूरी है क्या पता सारे एक टाइम पे चमके और एक टाइम पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी लाइट है वेवरिंग नेचर की वजह से सबकी लाइट एक साथ एक समय में नहीं आएगी. वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है. सो वेवरिंग नेचर की वजह से क्या होगा कि कभी कभी किसी से लाइट फ्लिकर होकर के आ रही है हर पॉइंट साइज की वजह से, और दूसरे की वजह से नहीं आ रही है. तो जो स्टार के केस में था कि उसकी पोजीशन भी चेंज होती है और अमाउंट ऑफ लाइट भी कम आ रही है, तो वही चीज़ इनमें भी है. उनको बहुत सारे स्टार मान लिया गया. तो सिंगल सोर्स अगर आपके पास होगा तो सिंगल सोर्स में आपको दिखेगा कि वो टिमटिमाहट है, लेकिन जो बड़े सोर्स में होगा तो वो कॉर्नर पे टिमटिमाहट है, लेकिन कॉर्नर पे आप नोटिस नहीं कर पाते हो. और बीच का मून को देखते हो तो बीच के मून में तो सब एक साथ ही दिख रहा है. सो इसलिए आपको वो एक जैसा स्टैटिक दिखता है. इट इज़ नॉट ट्विंकलिंग, और इसकी अपरेंट पोजीशन भी नहीं चेंज होती. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे नियरर है, तो इसलिए इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती. ओके, नाउ ये तो हो गया कि प्लेनेट के लिए भी यही हो गया. ठीक है, ओके. एडवांस सनराइज एंड delayed sunset, delayed sunset. ये देखो, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ में टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं. कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं. और अर्थ कितने चक्कर लगाती, एक रोटेशन कितनी देर में लगाती है? ये देखो, ये है. तो अर्थ में जो पहला है ग्रीनविच मीन लाइन. ग्रीनविच का इंग्लैंड में, यूरोप में ना, तो इंग्लैंड है ग्रीनविच, तो वहीं से हम जीएमटी लेते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन टाइम. जो भी हो, लेकिन हमारे ये सारी जितनी देशांतर रेखाएं हैं या लॉन्जिट्यूड्स हैं वो 180 इधर हैं और दूसरी तरफ भी
180 है। तो मेन इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के जो इधर पड़ा वो वेस्ट पड़ा कि ईस्ट पड़ा? बोलो, ईस्ट है। तो अगर इंग्लैंड के जो इधर पड़ गया उसे ईस्टर्न कंट्री कहा गया, और इंग्लैंड के जो उधर पड़ा तो हम लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री। और ये कैसा हुआ? ईस्टर्न कंट्री। अब इसके पीछे भी एक जाएगी, वो जीरो है, वो जीरो लॉन्जिट्यूड है। इसके इधर यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 डिग्री ईस्ट है, ये ईस्ट चलती है। और इधर कैसे चलेंगे? 180 डिग्री वेस्ट। और ये एक बार रोटेशन कर लेती है, ये सन है। तो जो सन है, अब ये देखो 360 लॉन्जिट्यूड 24 आवर्स में घूमते हैं, तो एक लॉन्जिट्यूड घूमने में लगा समय कितना होगा? तो जरा देखो कि 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं और 4 मिनट होता है ना। बिल्कुल सही। तो 24 आवर्स का क्या मतलब हुआ? 24 इंटू 60 इंटू 60, और लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं? जरा 60 से इसे काटो, 6 आया, और फिर इसे काटो 10। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 240 सेकेंड्स, 240 सेकंड को मिनट में बदल लो, या यही मिनट ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम इसे मिनट में ही लेना, 24 आवर्स में मिनट बना लो। तो फिर बोलो ये 6 हुआ, और 6 से इसको काटो 4 आ गया, तो 4 मिनट नहीं हो गए? तो 4 मिनट में एक लॉन्जिट्यूड घूम जाता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सन है, तो सन हमको 2 मिनट पहले दिखाई देता, हम सन को 4 मिनट ज्यादा देख पाते हैं। यानी एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले तक देखते रहते हैं, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी देखते रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, हम सन को 4 मिनट ज्यादा देख लेते। सो दिस इज एडवांस सनराइज। जरा देखो, ये यहाँ होराइजन है, क्षितिज, इसके नीचे तो तुम झांक के नहीं देख सकते हो ना, यहाँ खड़े हो कि झांक के देख लो, अरे कितनी गोल धरती है। वो इतनी फ्लैट है कि तुम देख ही नहीं सकते, तो यहीं तक तुम्हें सब दिखाई पड़ेगा। तो इसके नीचे अगर सी भी है तो यहाँ से सी दिखेगा, यही तो होराइजन है। तो अब जरा देखो कि अगर सन यहाँ है तो क्या तुम उसे देख पाओगे? इसके नीचे के नहीं देख पाओगे कि देख पाओगे? बट यशिका तो बोले हम तो देख लेते हैं। यशिका ने ऐसा क्यों कहा, हम इस बात की जांच करेंगे। ये देखो, यशिका ने इसलिए कहा कि जब ये सन रे यहाँ आएगी तो ये यहाँ आने पर, यहाँ नीचे है इसके, देखो है कि नहीं नीचे? इन्होंने कहा जो सन रे यहाँ आएगी तो वो यहाँ मुड़ती 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 मुड़ जाएगी। देखो इसकी प्रॉपर्टी है कि मान लो, क्या प्रॉपर्टी है कि अंदर डेंसर होता जा रहा है ना, अंदर दबे गिरे और डेंसर होने से। तो यशिका का कहना सुनो जरा, ऐसे बोली यशिका। क्या यशिका सही बोली? तो यशिका ने कहा यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो मानेगा कि अरे सन तो ये है एडवांस में, ये है, तो ये सन है। तो जब सन, व्हेन सन इज बिलो होराइजन, then due to atmospheric refraction we could see it 2 minutes before its actual sunrise. अच्छा, when sun is, अब क्या होगा? when sun sets, ठीक है, सुन लो, when sun goes below horizon, यहाँ पर भी तो ये होराइजन है और ये यहाँ चला गया, तो भी इसकी कुछ किरणें यहाँ से आएंगी और फिर क्या होगा? इसके पास आ जाएंगी। तो क्या ये सन को देखता रहेगा? कहेगा अरे अभी नहीं गया है, अभी तो जा रहा, वो तो बेचारा चला गया नीचे, तो भी ये है। तो इससे आने वाली लाइट को देखता रहेगा कि नहीं? भाई यहाँ से आया तो ऐसे ऐसे नहीं आ गया, तो हमें तो लगेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, पता नहीं ये प्रकाश कौन है, लेकिन जो सीधी रेखा में चलता है, सामने दीवार आ जाए जो सीधा भेड़ते हुए चलता है। अब ये देखो, सो व्हेन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, ऐसे सीधे लिखो। सो क्या लिखोगे?
वो प्रकाश कम देखो, ड्यूरिंग sunrise and sunset, when sun is below horizon, sun is below horizon, then due to atmospheric refraction, due to रिफ्लेक्शन, तो ये जो लाइट कमिंग फ्रॉम सन कीप्स ऑन बेंडिंग, ये क्या होता है, बेंड हो रही कि नहीं, लाइट कमिंग फ्रॉम सन कीप्स ऑन बेंडिंग एज एयर नियरर अर्थ सरफेस इज डेंसर, जो सरफेस के पास की है वो कैसी है, एज एयर नियरर अर्थ सरफेस इज डेंसर, तो इसलिए बेंड होती है। एंड ऑब्जर्वर मैनेज टू सी द अपरेंट सन 2 minutes before its actual sunrise and keep on seeing it 2 minutes more after actual sunset. So, ठीक है, हर सरफेस, so observer, so these rays, अब ये रेस क्या होंगी, reaches to observer and observer क्या होगा, मैनेज टू सी, अब वो देख सकेगा, टू सी सनराइज 2 minutes earlier than actual sunrise. होराइजन का मतलब जहां तुम खड़े हो तो वहां ये बहुत दूर तक फ्लैट है, तो तुम उसके नीचे की धरती नहीं देख सकोगे, तो वहां वहीं तक तुम देखोगे, धरती दिखेगी, धरती चूमे जहां गगन को पथगामी की लक्ष्य गगन, मतलब धरती है और वहां गगन भी आ रहा है, तो जहां वो लाइन है वेयर स्काई एंड अर्थ मीट्स, या स्काई एंड सी दिख रहा हो तो सी, तो अब सन तो उसके नीचे चला गया ना, अब तुम आगे झांक के भी नहीं दे सकते, इतना छोटा गोला तो है नहीं, तो इस तरीके से उसके नीचे जाने पर भी वहां से जो लाइट ऊपर से आ रही है वो तो चारों तरफ चलेगी, कुछ लाइट यहाँ भी चलेगी वो तो नहीं पा पाओगे, लेकिन जो इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, एक लाइट यहाँ तक आई गलती से, मुड़ते मुड़ते तुम्हारे तक पहुंच गई, तब तो देख ही लोगे, होराइजन के ऊपर तो और ऊपर देखो, क्योंकि वहां से आई तो जहाँ पे वो सनसेट वाला भी सन है, वो अपरेंट वाला उधर रहेगा तो और वो होराइजन से नीचे है कि नहीं, लेकिन ऊपर रहा वहाँ पे। अगर ऊपर है तो और ऊपर दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए, अभी बताते हैं, ये देखो कि ये हटा दें, चलो ठीक है, तो मान लो ऐसा सन है, ये अर्थ है और ये बेल्ट है, तो सन के ऊपर होने का तो कोई इशू ही नहीं है, मान लो ऊपर है और यहाँ से आई सन रे, तो यहाँ बेंड हो गई, तुम और ऊपर देखो, जैसे स्टार को देखा था, ऊपर होने पे कोई इशू है, और एकदम सीधा तो वहीं देखो ऊपर ही, वो तो सीधा ही आ रही है, इसके बाद भी इधर हैं? सन इधर है तब, मतलब मिडल के बाद हाँ। सन इधर है तब भी इधर इसको भाई ये सन को कहाँ से कहाँ जाना है, मान लीजिए सन इज, सन जैसे हमारी अर्थ है तो ऐसे मूव करती है, तो सनराइज होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में चला जाता है, तो अल्टीमेटली आप ये देखो कि सन का मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट है, कहीं पर भी खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, ईस्ट से निकला, तो ये सनराइज हुआ और ये क्या हुआ,
सनसेट तो जब निकला तो आपको दिख गया 2 मिनट पहले, और अंदर भी चला गया तब भी 2 मिनट तक दिखता रहा, और बाकी हर जगह दिखता ही रहेगा। ये काम होता रहेगा, बेंडिंग तो होती रहेगी, यही प्रोसीजर है। सन जैसे भी घूमे बेंडिंग होगी और उससे अपनी जगह से वो ऊपरी दिखेगा। अब देखो, जब तुम बाहर से देखती हो तो क्या तुमको सिक्का पानी में ऊपर दिखाई पड़ता है? या वैसे भी पानी भरा हो तो सिक्का थोड़ा ऊपर नहीं दिखाई देता? पानी लगता है स्विमिंग पूल का कम गहरा, लेकिन डूबो तो डूब ही जाओ। अरे भाई कितने इतने पानी में तो खड़े भी ना हो, ये इतना कम है वो बहुत गहरा, सिक्का ऊपर दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो इस तरीके से बकेट में ही घर में पानी रखा हो तो लगता है थोड़ा पानी भरा, उतनी एक्चुअल गहराई नहीं दिखाई पड़ती है। तो जब ऊपर से देखो तो वाटर के नीचे की चीज कम गहरी, और नीचे से देखो तो जो ऊपर की चीज है वो ज्यादा ऊंची। चलो आगे देखो। क्या लिखा हमने? 2 minutes earlier than actual sunrise। सेंटेंस पूरा करो सौम्या। And 2 minutes after the sunset, actual sunset, due to earlier, and 2 minutes more than after, more than after the more, sunset. more after actual sunset, after actual सनसेट के बाद भी वो देखता रहेगा, 2 मिनट और ज्यादा देखेगा। तो ये रीजन है। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हटा दें। अब देखिए कि प्रकाश का विपणन देख लिया, अब प्रकीर्णन देखो। बिखर जाना, मोती की माला जमीन में पटकू और बिखर जाए पैर पे फेंक सकते हैं भी होता है। तो मैंने किया है। उसके मोती बिखर जाएं तो उसको क्या कहेंगे? स्कैटरिंग। मेरा कहने का मतलब है when light falls, कभी तुम ऐसे गए हो मेहरानगढ़ के किले में, तो तुम देखो भाई जब तुम मुड़ते हो तो वहाँ अचानक तुम्हें ढोल नताशे बजते दिखाई देंगे, फिर और मुड़ो तुम, और उसके उधर आवाज नहीं आती है, अचानक आवाज ऐसे अचानक ऐसा रहा। तो वास्तव में जो हमारा ये वेवलेंथ है। अब तो आया भी सुन लो, ये वेवलेंथ जो साउंड की है ये 1 मीटर होती है। कौन गा रहा है? क्या होता है? 1 मीटर है। और अगर मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट से इनकाउंटर कर जाए तो ये मुड़ जाती है। इस चीज को क्या कहते हैं कि ये जो लाइट है ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। लाइट क्या कर जाती है? बेंडिंग या डाइफ्रैक्शन। बेंडिंग को डाइफ्रैक्शन कहते हो? फिर से समझो, डाइफ्रैक्शन। क्या लाइट मुड़ सकती है कि सीधी रेखा में चलती है? मुड़ सकती ये है, करेक्ट। नहीं सीधी रेखा में चलती है, लेकिन नहीं वे ये देखो फिर से समझो, जब लाइट अपने से छोटे, तुम एक ब्लेड लो, रेजर ब्लेड होती है, और उसमें बीम डालो तो तुम सीधे नहीं देखोगे, नीचे तक जा रही है। अगर अपने वेवलेंथ से छोटे, ये वेवलेंथ है, इससे छोटा पार्टिकल है, उससे एनकाउंटर कर जाए तो ये क्या करेगी बताओ? मुड़ जाएगी। जैसे मैं सृष्टि के सामने आ गया और मेरी आवाज 1 मीटर की है, तो मेरी आवाज ऐसे ऐसे वेवलेंथ जा रही है और मुड़ के सृष्टि के पास चली गई। फिर से समझो, कंप्यूटर वाले सर बोलते हैं 1 मीटर की होती वेवलेंथ आवाज की, मेरी दीवार 1 मीटर मोटी है ही नहीं, सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। वहां से आवाज चली और मुड़ के यहाँ आ गई। लेकिन मेहरानगढ़ की दीवार 1 मीटर मोटी है, मजाल है कि तुम यहाँ ढपली बजाओ, दूसरी तरफ शादी, क्या शांति है पढ़ाई लिखने, वो मुड़ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी दीवार कितनी है? 1 मीटर।
वेवलेंथ अगर अपने से बड़े पार्टिकल से एनकाउंटर कर जाए तो डायफ्रैक्शन नहीं कर सकती। बात समझ में? या इतनी मोटी में दीवार बनाओ, अगर ऊंचा नहीं डिस्टर्ब बना, वो तो नहीं कर सकते। अच्छा, सृष्टि भी 1 मीटर मोटी नहीं है, तो मतलब अब इससे क्या होगा कि इनके पीछे चली गई आवाज। हम बोल रहे सबके पास जा रही, क्योंकि कोई 1 मीटर मोटा नहीं है। तो अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई? सुनो, तो बुक है क्या 1 मीटर? ये देखो, सच क्यों? अगर 1 मीटर मोटा होता तो क्या आपको आवाज? ऐसी स्थिति में सुनो, इफ लाइट एनकाउंटर्स विद द ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ इट्स वेवलेंथ, क्या होगा? अगर अपने से ज्यादा से करे देन इट स्कैटर्स, यानी ये डिस्पर्स हो जाएगा इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम साइड, वो उसे पास नहीं कर पाएगा। इसकी वेवलेंथ देखो कितनी है बताओ, और इसका साइज ज्यादा है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एक तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, क्या सही है? यह CO2 का पार्टिकल है, देखो उन्होंने दिखा भी दिया। अब हम भी दिखाएं कि ये पार्टिकल है, और ये देखो ये कौन सा है, ये ऐसा है, ये रेड है। तो अगर मान लो रेड लाइट किसी पार्टिकल के पास जाएगी, तो ये वेवलेंथ बड़ी तुम्हें लगी यहाँ से यहाँ तक की, कि ये पार्टिकल बड़ा सर लगा। यही रीजन है क्या रेड दूर तक दिखता अब सब कुछ अब हमें बताना पड़ेगा भाई, प्रश्न तुम्हारा है तो अब हम भी आए वहां तक, तब तो हमें भी तो आना पड़ेगा। तो रेड लाइट जब अपने पार्टिकल से क्या कर रही है, स्कैटर नहीं कर रही है। सो व्हेन रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज द साइज ऑफ ऑल पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, चाहे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, CO2 हो, सभी रेड की वेवलेंथ से छोटे हैं। और अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ आए, तो ऐसे में क्या होगा, ब्लू लाइट क्या स्कैटर कर जाएगी, ये देखो, तो इसमें ब्लू लाइट क्या होगी, बिखर जाएगी यहीं पे। अच्छा, ये ब्लू बिखर गई, ऐसे बिखर गई। सो इट, ठीक है, इट स्कैटर्स। जैसे मैं कहूँ कि मेरी मोती की माला है और यहाँ पर जमीन हो खूब बड़ी सी, और मैं पटक दूँ तो मोती बिखर जाएगी, और उसमें कीले निकली हो छोटे छोटे साइड में, तो वो घुस जाएगी उसमें। मतलब अगर तुम्हारे नेल्स हो तो क्या नेल से थोड़ी ना स्कैटर करेगी, पतले पतले साइड तो उसी में धंस जाएगी। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब, स्कैटरिंग का क्या मतलब है, लाइट व्हेन एनकाउंटर्स ए पार्टिकल ऑफ साइज ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ देन इट स्कैटर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन, कोई जो डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, ऑन सेम साइड। समझ में आ गई बात? इट इज रेलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है ये? रेली का क्राइटेरिया। सर इसी का टेम्परेचर, चलो इस चीज को समझें कि स्कैटरिंग का मतलब है, जैसे तुम हाथ में बीज लेके बिखरा नहीं देते हो, स्कैटर कर दो कहते हैं, बिखर जाओ। नानक ने कहा अच्छे लोगों तुम स्कैटर कर जाओ, बिखर जाओ, और गंदे लोगों तुम इसी गांव में रहो। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अच्छे संदेश फैलाएंगे और बुरे लोग एक ही जगह रहें जिससे गंदगी ना कर सकें। चलो सो क्या बात मैंने बताई कि देखिए, when light enters, when light encounters, जब एनकाउंटर किससे करे बताओ, पार्टिकल लार्जर देन इट्स with particles larger than its wavelength। तो ये बताओ, ये पार्टिकल क्या इसकी वेवलेंथ से तुम्हें बड़ा लग रहा है कि छोटा? बोलो। बड़ा। बड़ा लग रहा है। और ये पार्टिकल
छोटा छोटा लग रहा है, लार्जर देन इट वेवलेंथ्स, देन तब क्या होगा, देन इट डिस्पर्स या स्कैटर्स इन द सेम डायरेक्शन, बट इन द सेम साइड, इन मैनी डायरेक्शन, सेम ही साइड में, उधर जाएगा ही नहीं। सो देन इट स्कैटर, स्कैटर ना लिखना चाहो तो डिस्पर्स भी लिखना है। इसका मतलब है बिखरना। इट स्कैटर ऑन सेम साइड, in many directions. इन मल्टीपल डायरेक्शन, इन मल्टीपल डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन में वो बिखर जाएगा, ऐसा होगा। मोर इज लेसर इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, मोर इज द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, इट इज द रिलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग, यानी कि वेवलेंथ बड़ी होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। सो देख लो ये बताया है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, और हम लोग को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, इज ये प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴। लैम्डा बड़ा तो स्कैटरिंग छोटी, देखो है कि नहीं। सो ये किसका क्राइटेरिया है, रिलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग। तो क्या लिखें, मोर इज लार्जर द वेवलेंथ, देखो इधर यशिका, लार्जर द वेवलेंथ, तब तो डाइफ्रैक्शन हो गया, कहाँ स्कैटर किया, और स्मॉलर वेवलेंथ थी तो स्कैटरिंग हुआ। तो लार्जर द वेवलेंथ लेसर इज द स्कैटरिंग, एंड स्मॉलर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग। समझा, लिखो इस बात को, लार्जर द वेवलेंथ, wavelength lesser is the scattering, as red has longest wavelength 750 नैनोमीटर होती है रेड की, as red has, हमने आपके में वो नंबर भेज दिया, ठीक है, as red has longest wavelength, तो क्या होगा बताओ, so it scatters, सेंटेंस पूरा करो, so it scatters बहुत अच्छा, कितना तेज है ये। So, मतलब कहाँ से ये नहीं समझे होंगे, हम लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना, कितनी देर पहले से नहीं समझ पा रहे हैं। So it scatters least, सर आपने स्पेलिंग क्या लिखी? the larger the wavelength नहीं सर वो रिलीज lesser, हाँ, रिलीज REILIGHS, रिलीज क्राइटेरिया। ये देखो अब आगे क्या लिखे हैं, बोलो अपनी इसके आगे अगला सेंटेंस इसी से। मैं बताऊं, लेसर द वेवलेंथ शॉर्टर होगा ना, स्मॉलर या शॉर्टर, हाँ, when wavelength is shorter than the scattering is more. shorter the wavelength, more is the scattering, as blue color, ब्लू और नेबरहुड कलर, मैंने ये नहीं कहता तुम वायलेट ही देखो, वायलेट का 10% ही तुम देख पाते हो, 90% हमारी आंखें ससेप्टेबल नहीं है, उनको अल्ट्रा वायलेट में डाल दिया, हम लोग पूरा वायलेट नहीं देख पाते, बहुत हल्का से वायलेट, ठीक है। तो अब ये देखो, as violet color as lowest या least wavelength, so it scatters more. Shortest wavelength, so it scatters more. अच्छा, अब ये जरा देखो कि why sky appears blue, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये दो प्रश्न पूछे गए सौम्य आपसे, आकाश नीला क्यों दिखता है और पानी गीला क्यों दिखता है।
It is what it is. It is मेरा It is what it is. Now, Yeah, why the facts. sky appears blue? ठीक है? Why sky appears blue? So, as क्या होता है कि the wavelength of blue is short than red. यही होता है कि नहीं? So as wavelength of blue लिखो और फिर उसके बाद है neighborhood color. लिखना हमें वॉयलेट कलर चाहिए, लेकिन हम वो लिख रहे हैं क्योंकि हम वॉयलेट ज़्यादा नहीं देख पाते, तो आसपास के भी सभी रंगों का मिला जुला रूप है जो स्काई में दिख रहा है. वेवलेंथ ऑफ ब्लू एंड जो नेबरहुड कलर है, Neighborhood color. नेबरहुड कलर का मतलब है विब्योर. हाँ, ठीक है, समझ. इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है? विब्योर. तो यहाँ से वेवलेंथ हुई, यहाँ से छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, तो वेवलेंथ इसके आसपास के देखो सभी, ठीक है कि नहीं? एंड नेबरहुड तो हमने 1/λ के ऊपर 4 वो फार्मूला है, रेली क्राइटेरिया. सो दैट इज वो अल्फा नहीं है, वो कलर. प्रोपोर्शनल हाँ बोलो, एकलव्य. अमाउंट. ओ मुझे अल्फा सेंटेंस पूरा करो. वेवलेंथ ऑफ ब्लू एंड नेबरहुड कलर. ये बहुत पहले से नहीं समझे, कल से ही नहीं समझे. बहुत बड़ी बात है नहीं, परसों से नहीं समझ रहे. इस शॉर्टेस्ट हम वही देख रहे हैं, आजमा रहे हैं आज की. ये मतलब लाइट में अभी शुरुआत की है कि नहीं, क्योंकि हमने रोमिन से पूछा कि ट्रायंगल खत्म हो गया, बोला कि नहीं सर अभी काटेंगे. हमने कहा कोऑर्डिनेट बीट से कितने पीछे से चल रहा है. बोला अभी कहाँ ट्रायंगल. सुबह आया था रोमिन, तो उससे हमने पूछा था कि ट्रायंगल खत्म, बोला ना अभी कहीं कहाँ अभी. और ऐसे ही एकलव्य का भी है वो सर मजाक कर रहे हैं सर, ऐसे ही मैं पूछा था. अच्छा देखो, as wavelength of blue and neighborhood color shorter है, तो क्या होगा बताओ? So it suffers larger amount of scattering from atmospheric particles. कौन कौन से? CO2 and water molecules. So it suffers larger amount of scattering from atmospheric particle. जैसे कि CO2 है, वाटर वेपर है, सही है. While red color having the longest wavelength scatters least. While red color having longest wavelength scatters least. So sky appears blue. अच्छा, क्वेश्चन. Why the space to a space person appears black? Why space to space person, जो स्पेसशिप पर्सन हो ना, या एस्ट्रोनॉट. एस्टर का मतलब तारा होता है, और जो एस्टर में नॉट सैर करे तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट. द स्पेस टू एस्ट्रोनॉट अपीयर्स ब्लैक. क्यों ब्लैक दिखता है? एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, सो नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस. चांद रहो तो सब काला काला दिखता है. चांद पे जो खड़ा व्यक्ति है ना, जमीन चमक रही उसी से उसको पता चल रहा है सूर्य, बस ऊपर पूरा काला है. समझ में आ गई बात की नहीं? नाउ
हमारी कोई फोटो में दिखाए तो पता चले, जैसे ये देखो सबको एक ये देखो मतलब चांद सेट देगा, सब काला काला दिख रहा है। बंद हो गया सर, काला दिख रहा है, काला दिख रहा है। ओ कार देखेंगे सीधे। अरे हाँ सर, वहाँ पे दिख तो रहा है, मोबाइल से दिख रहा है? अब बंद कर दिया। वो कभी कभी आता है, पता नहीं। अरे वॉलपेपर लगा रखा, आता ही नहीं वॉलपेपर। ये देखो है कि नहीं? तो स्पेस काला दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो कि वाई स्पेस टू एस्ट्रोनॉट अपीयर्स ब्लैक। आंसर देखिए, सो स्पेस इज, जो भी है, इज फ्री फ्रॉम मीडियम, इज फ्री फ्रॉम मीडियम। वहां कोई मीडियम तो है नहीं, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। वहां तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी ना। तुम बहुत ऊपर चले जाओ, जब हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो हमारे लगता है कि हम रात को उड़ रहे हैं, वहीं पर ही कितना कम हो जाती है इंटेंसिटी, लगता है रात रटे क्यों हो रही। समझ में आई बात कि नहीं? सो फ्री फ्रॉम मीडियम, सो नो scattering of light takes place। वहां कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी लाइट की। लाइट आई, जमीन पे पड़ गई, हवा में तो बिखरी नहीं ना। हवा में बिखर जाए लाइट, क्योंकि टकराए, CO2 से टकराए, फिर बिखरे तो वो पार्टिकल चमकने लगते हैं। उन पार्टिकल की जो चमक है वो सब नीले चमकने लगते हैं, तभी तो हमें आसमान नीला दिखाई पड़ता है। आसमान पूरा किससे व्याप्त है? CO2 और H2O से। उन पे पार्टिकल गिरा, खूब सारा ब्लू निकाला, रेड तो मुड़ गया, वो मुड़ ही जाता है, वो स्कैटर ही नहीं करता। तो इस वजह से जब सबसे इससे टकराया, फिर वही निकल के दूसरे से टकराया, फिर तीसरे, सब नीला ही नीला दिख रहा। समझ में आया ना? वो पार्टिकल ही नीले दिख रहे। पार्टिकल ही ना हो तो कुछ दिखेगा क्या? तो एक से टकरा के और लाइट निकली, फिर दूसरे से, यही कहो दूसरा यहाँ पार्टिकल उससे टकरा के फिर निकले, तो सब नीला नीला नहीं हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? तो इस तरीके से सर, तो सुबह कभी कभार सुबह जो होता है तब लाल भी दिखता है ना। वो अगला क्वेश्चन, अब तुम्हारी इच्छा अभी पूरी हो जाएगी। वो कलर वाला पार्ट कटा है। हाँ, तो इस तरीके से सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, सो sky appears black to astronaut। Why water laden clouds are black and non raining clouds are white? काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। है कि नहीं? कितनी सीरियसली सर। So why water laden clouds are black? वाटर लेडन क्लाउड्स, पानी बरसाने वाले बादल काले होते हैं, और न बरसाने वाले सफेद। झुंड के तो इनसे बारिश नहीं, काले बादल आ रहे, अब तो बारिश हो। While non raining clouds, ये कैसे होते हैं? अच्छा, अब ये देखो, जो वाटर लेडन क्लाउड्स हैं, क्या उनमें जो पार्टिकल का साइज है वो ग्रो मोर कर जाता है क्या? ग्रो मोर? हाँ, मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं ना। बस बरसने वाले हैं, धीरे धीरे पार्टिकल बढ़ते जाते हैं ना, और जब खूब भारी हो जाएंगे तो टपक पड़ेंगे। तो इस तरीके से साइज ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन वाटर लेडन क्लाउड्स, बोलो,
वाटर लेडन क्लाउड्स में क्या साइज ऑफ वाटर पार्टिकल बहुत बड़ा बड़ा होगा? क्लाउड्स इज लार्जर। अच्छा ये बताओ, अब बात करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है दूसरों को तो नहीं आ रहा? ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं। अच्छा इनमें जब सारे लाइट पड़ी तो ये यहीं टकरा टकरा के चली गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है ना, और उसकी वजह से जो नीचे व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है आँख खोल के, उसको कुछ भी दिख नहीं रहा है ये तो काले बादल हैं, उसको कुछ दिखा क्या? सनलाइट आई और ऊपर से ही टकरा के ऊपर चली गई और नीचे पास हो पाई क्या? ऑल कलर्स स्कैटर्स एंड नो कलर पास। तो सर वो व्हाइट वाले बादल हम उसके व्हाइट में छोटे पार्टिकल हैं तो उससे सब लौट आते हैं, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? व्हाइट, ठीक है। सो ऑल डाइफ्रैक्ट नो स्कैटर, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसके कैसे हैं, समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब जरा देखो, सो जो all component of color is scattered through it and no component pass through it, तो जब तुम